हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छत्री है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल्स के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 23 करने वाले हैं। और इस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस पिक किए सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिफरेंट स्टेट पुलिस एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को रीड करना है नेपाली और बंगाली में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच रिलीजन्स। अग्नि मंदिर या फायर टेम्पल किस धर्म का पूजा स्थल है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा जोरोस्ट्रेनिज्म या बोलेंगे पारसी धर्म। तो पारसियों का जो पूजा स्थल है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फायर टेम्पल या बोलेंगे अग्नि मंदिर। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैं एक दो फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे पास में जुडाइज्म या बोलेंगे यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइनागॉग के नाम से। ओके, और इनके जो पवित्र ग्रंथ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये इस नाम से जाना जाता है, तोरहा के नाम से। ओके, इनके पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, तोरहा। इसी प्रकार से हमारे पास में नेक्स्ट है जोरस्ट्रेनिज्म या बोलेंगे पारसी धर्म। तो पारसियों का जो पूजा स्थल है इसको हम लोग जानते हैं फायर टेम्पल के नाम से, और इनके पवित्र ग्रंथ का नाम है एवेस्टा। अब आपको वीडियो को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना और बाकी बचे सारे नामों को भी, ठीक है ना, सारे धर्म और उनके पूजा स्थल को भी आपको समझने की कोशिश करना है। लेकिन ये कॉमन नेम है और आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, चौथ वाज या चौथ क्या था। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का अर्थ लैंड टैक्स लेव्ड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट, यानी कि शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया जो भूमि कर था इसको हम लोग जानते हैं चौथ के नाम से। ओके, चौथ का मतलब होता है एक चौथाई टैक्स। क्या होता है, एक चौथाई टैक्स या बोलेंगे 25% ऑफ द टैक्स जो जनरली पड़ोसी जो सल्तनत या राज्य हुआ करते थे वो मराठाओं को पे किया करते थे, स्पेशली इनके छापों से बांचने के लिए। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो आपको यहाँ पर और एक बात ध्यान में रखना है कि देखिए शिवाजी ने चौथ के साथ साथ में एक और टैक्स इंक्लूड किया था जिसको हम लोग जानते हैं सरदेश मुखी के नाम से। बात समझ में आया नहीं, सरदेश मुखी। ओके, इसके अनुसार जनरली जो पड़ोसी राज्य हुआ करते थे इनको जनरली कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ता था, मराठाओं को 10% टैक्स। ओके, क्लियर। और एक बात कि जो शिवाजी थे इनको हम लोग जानते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू फेथ के नाम से, या बोलेंगे हिंदू धर्म के संरक्षक के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, लियोनार्डो दी विंसी हु वाज नोन फॉर हिज फेमस पेंटिंग्स मोनालिसा एंड द लास्ट सॉपर वाज एंड डैश पॉलीमट ऑफ द रेनिसा, बोल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहने का अर्थ कि लियोनार्डो द विंची जो अपने प्रसिद्ध पेंटिंग्स मोनालिसा और लास्ट सॉपर के लिए जाने जाते थे, डैश पुनर्जागरण के एक बहुविज्ञ थे क्वेश्चंस, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इटालियन, ठीक है ना, पोलीमार्ट। ओके, इटालियन पोलीमार्ट। क्लियर, आपको ध्यान में रखना है। और इनके दो पेंटिंग्स का नाम आपको पता होना चाहिए, एक तो है मोनालिसा, दूसरा है क्या बोलने से लास्ट सपर। ओके, ये आपको आना चाहिए। और प्रेजेंट डे में इसका जो लोकेशन पड़ता है वो पेरिस में पड़ता है, जो कि फ्रांस में। ओके, क्लियर, ये फ्रांस के किसी एक म्यूजियम में इनको रखा गया है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा मुंबई पोर्ट, यानी कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना वो कौन सा है, मुंबई। ओके, मुंबई पोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको यहाँ पर एक दो पॉइंट्स दिमाग में सेट करके रखना है, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में जानते हैं नवा सेवा पोर्ट के नाम से। ये हमारे देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। क्लियर, इसी प्रकार से जो चेन्नई पोर्ट है आपको पता होना चाहिए, ये हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है और मेनली जाना जाता है कार्गो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स के लिए। ओके, इसी प्रकार से जो हमारे पास में हल्दिया पोर्ट, ये इसका लोकेशन पड़ता है आपका कलकत्ता हुगली रिवर। ओके, और ये मेनली जाना जाता है जूट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, कोची पोर्ट आपको पता होना चाहिए केरला में। ओके, मेनली फेमस किसके लिए बोलने से, एक्सपोर्टिंग टी और कॉफी को, टी और कॉफी के एक्सपोर्टिंग के मामले में ज्यादा फेमस है। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसको हम लोग वाइजेक पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया डूगोंग या बोलते समुद्री गाय सी काउ इज फाउंड इन द बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यानी कि भारत में डूगोंग एक समुद्री गाय है, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में या बायो रिजर्व स्थल पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा गल्फ ऑफ मन्नार या बोलेंगे मन्नार की खाड़ी में। ओके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
डुगोंग कुछ दिखने में इस प्रकार का प्रतीत होता है और ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होता है नेचर में, क्लियर। और ये मिलता है हम लोग को कहाँ पर बोलने से, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व से, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में इनको याद रखना है, ठीक है ना। एक वल्नरेबल बोलेंगे या तो बोलेंगे एंडेंजर्ड स्पेसीज में एक काउंट होता है, ठीक है, क्यों इसकी प्रजाति जो है वो हो सकती है कि भविष्य में लुप्त हो जाए। और इसको इसीलिए क्या है, इसको IUCN द्वारा जो पब्लिश जो बुक पता है आपको, रेड लिस्ट जो कौन पब्लिश करता है, रेड डाटा बुक, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये इसको इस रेड लिस्ट वाले बुक में भी क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि ये अभी एंडेंजर्ड स्पेसीज में काउंट होता है। तो आपको ये मेनली कहां पर दिखने को मिलेगा, आपको ये दिखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेंगे एक बार, क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स इज कॉल्ड एटॉम बॉम्ब बोल के बोल रहे हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस अंग को परमाणु बम कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा लाइसोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स, या बोलेंगे लाइसोसोम्स, ओके क्लियर। तो यहाँ से एक दो फैक्ट्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइसोसोम्स है इसको हम लोग डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। सबसे पहले तो आपको जो पहला नाम पता होना चाहिए जो एग्जाम में बार बार दिया जाता है, सुसाइडल बैग्स। के बाद में एटॉम बम बोलेंगे या हाउस कीपर, ओके, इनको हाउस कीपर भी बोला जाता है। और स्कैवेंजर ऑफ सेल्स या बोलेंगे सफाई करता है, जो सेल्स को जनरली क्या करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है, ठीक है। और इसमें एक इंजाइम पाया जाता है, याद रखना, जिसको हम लोग जानते हैं हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, ओके, जो कि जनरली क्या करता है बोलने से, ये जो भी वर्न आउट सेल्स होता है, यानी कि वो सेल्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरत नहीं होती, उसको क्या करने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। इसीलिए जनरली लाइसोसोम्स को किस नाम से जानते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग्स ऑफ दी सेल्स के नाम से जानते हैं, या बोलेंगे आत्मघाती थैली, ओके क्लियर। आत्मघाती थैली बोला जाता है, याद रखना, सुसाइडल बैग्स, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें और एक चीज, मैंने क्या बोला कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो जनरली डाइजेस्टिव फंक्शंस करता है, तो उसका नाम होगा आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ओके, ये नाम याद रखना है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक। एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड, यानी कि पौधों में कौन से जो उत्तक होता है वो मृत उत्तक होता है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका स्कैलरन कायमा, ओके। और जो पैरन कायमा होता है ये मेनली किससे बना होता है, लिविंग, ओके, लिविंग सेल से बना होता है। चलिए यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो स्कैलरन कायमा होता है ये जनरली मेनली कंपोज किसको करता है बोलने से, डेड सेल्स को। अब इसका जो मेन काम क्या होता है बोलने से, इनका काम होता है पौधों को कठोरता प्रदान करना। क्या करना, पौधों को कठोरता प्रदान करता है। कौन बोलने से, ये जनरली प्रोवाइड करता है हार्डनेस और स्टिफनेस टू द प्लांट, क्लियर। लेकिन ये मेनली किसका बना होता है बोलने से, ये बना होता है मृत कोशिकाओं का, ओके। स्कैलरन कायमा नाम याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार से आपको दूसरा नाम पता होना चाहिए, पैरन कायमा, क्लियर। ये बना होता है किससे बोलने से, बोलेंगे ये बना होता है जनरली जीवित कोशिकाओं से, ओके, या किससे बना होता है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ओके क्लियर। तो आपको यही पूरा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस यही सब पूछा जाता है, छोटा छोटा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेंगे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ चाउसा फॉट, यानी कि चाउसा का जो युद्ध था वो किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका हुमायूं और शेर खान के बीच में, क्लियर। चाउसा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच में। हुमायूं और शेर खान के बीच में दो युद्ध लड़ा गया था, आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो बैटल ऑफ चाउसा और दूसरा था क्या बोलने से, बैटल ऑफ कनौज, क्लियर। यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ चाउसा फॉट हुआ था 26 जून 1539 को, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हुमायूं और शेरशाह के बीच में और एक युद्ध लड़ा गया था, जिसको हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से, या कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था 1540 में, ठीक है ना। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने फिर दोबारा से किसको हराया था, हुमायूं को हराया था, ओके क्लियर। अब यहाँ पर देखना है पानीपत का पहला युद्ध, आप सबको पता होगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और, ठीक है ना, बाबर ने राणा संगा को हराया था यहाँ पर, क्लियर। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने यहाँ पर मेदिनी राय को हराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट हमारे पास में बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी, ओके, एंड द सुल्तान नुसरत शाह किस युद्ध में, बैटल ऑफ घाघरा, जो कि 1529 में। और 1530 में तो खुद बाबर का ही डेथ हो गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो याद रखना है क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, हुमायूं और शेर खान, या बोलेंगे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो 49वीं समानांतर रेखा है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा यूएसए एंड कनाडा। क्या बनेगा? यूएसए एंड कनाडा। तो 49 पैरेलल मैंडेट किन दो देशों का सेपरेट करता है? वो करता है यूएसए और कनाडा। इन दो देशों के बीच की जो बाउंड्री लाइन उसको हम लोग जानते हैं 49 पैरेलल के नाम से। आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए दुरान लाइन, ठीक है ना, इंडिया और सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला। ओके, मैकमोहन लाइन आपको पता होगा, इंडिया एंड चाइना। ओके, नेक्स्ट मैग्नोइट लाइन, फ्रांस एंड जर्मनी। मैं यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट जो बाउंड्री लाइन है केवल उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार कर दिया, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर पूछा था। नेक्स्ट हमारे पास में ये जो हिंडनबर्ग जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग है। ओके, जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। उसके बाद में हमारे पास में रेड क्लिफ लाइन कॉमन नेम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर। ओके, जो बॉर्डर लाइन है। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर क्या है बोलने से 24th पैरेलल, ये आपको याद रखना है। ओके, इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा याद रखना है, 24th पैरेलल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को क्या पूछा हुआ है, देखिए। विच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन रंजीत सिंह विद ग्रेट ऑनर एट रोपार, यानी कि किस गवर्नर जनरल ने रोपाड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान से स्वागत किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। विलियम बेंटिंग होगा, क्या होगा? विलियम बेंटिंग। ओके, क्लियर। तो विलियम बेंटिंग ने क्या किया था कि रंजीत सिंह को, ठीक है ना, रोपार जो कि प्रेजेंट डे में रूपनगर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, ठीक है, रंजीत सिंह का बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया था। और ठीक है ना, अच्छे से उनका ध्यान रखा गया था, सम्मान किया गया था, उनको बहुत ज्यादा मनोरंजन करवाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। आप लोग यहाँ पर एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग और रंजीत सिंह के बीच में 1831 में रोपार या प्रेजेंट डे में रूपनगर बोलते, तो जो रूपनगर की संधि हुई थी ये एग्जाम में पूछा जाता है किस साल को हुआ था? 1831 में। वीडियो को होल्ड कीजिए और एक एक लाइन यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको छोड़ दे रहा हूं पढ़ने के लिए। वीडियो को होल्ड करना है और अच्छी तरह से एक एक चीज के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश स्लेवरी, यानी कि कहने का अर्थ किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत से समाप्त किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लॉर्ड एलन बोरो। ओके, लॉर्ड एलन बोरो। ओके, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा को खत्म किया था, दास प्रथा को खत्म तो इसके आगे ही हो गया था, लेकिन जो इनके समय में वो जो एक्ट था वो पारित हुआ था। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। तो देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसने पूरे ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में क्या किया था बताइए? दास प्रथा का उन्मूलन या बताएंगे दास प्रथा को समाप्त किया था। क्लियर। लेकिन बाद में 1843 में, देखिए 1843 ये चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार ही हुआ था, लेकिन 1843 में भारतीय गुलामी अधिनियम 1843 बनाकर पूरे भारत से गुलामी को अवैध घोषित किया गया था। ओके, तो इस समय जो हमारे देश के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन बोरो। ओके, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो लॉर्ड एलन बोरो बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में एक दो फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जैसे इनका जो ड्यूरेशन था 1828 से लेकर 1835 तक। क्लियर। ओके, लेकिन 1828 से लेकर 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे। और इसके बाद में, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर इसके बाद में ये बनता है क्या है बोलने से बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। क्लियर। इसकी अब इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था 1829 में। क्लियर। कन्या, यही भ्रूण हत्या यानी कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हम लोग बोलते, और मानव बलि का दमन किया था। फिर ऐसे ठगी, जैसे ये ठगी वाला पूछा जाता है, ठगी को किसने खत्म किया था, समाप्त किया था, ठीक है, एबोलिश किया था हमारे देश में, तो ये इसमें नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। क्लियर। ठीक है, और उन्होंने लॉर्ड मैकॉले के साथ में मिलकर हमारे देश में क्या अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में? हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजाइनेट आर्यन एज अ रेस। ओके, देखिए आर्यों को जाति घोषित करने वाला पहला यूरोपियन का नाम बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका मैक्स मुलर। ओके, नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्स मुलर ये पहले यूरोपियन थे जिन्होंने क्या साबित किया था कि हाँ जो आर्य है मतलब आर्यों को एक जाति घोषित किया था। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक दो फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्यों की उत्पत्ति को लेकर ना डिफरेंट मतलब बहुत ज्यादा व्यू है। ओके, मतलब सभी सभी का अपना अपना थिंकिंग है। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस है जिन्होंने आर्यों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए। तो यहाँ पर आपको जो सटीक जो मत माना जाता है वो प्रोफेसर मैक्स मुलर का माना जाता है। ओके, क्लियर। इनका कहना था कि जो आर्यों की उत्पत्ति हुई है ना वो आर्य कहाँ से हुई है? ईरान से, यानी कि सेंट्रल एशिया से। ओके, क्योंकि ईरान का
ईरान का अर्थ अपने आप में क्या होता है बोलने से लैंड ऑफ द आर्यंस, ओके क्लियर। और इसी प्रकार से लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक, हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को, ओके। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था, देखो बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों की उत्पत्ति के बारे में एक बुक लिखा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, द आर्कटिक होम इन दी वेदास। ये बुक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस बुक के अनुसार, ठीक है ना, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था कि आर्यों की जो उत्पत्ति है ना वो कहाँ पर हुई है बोलने से बोलेंगे नॉर्थ पोल में, कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव में, ओके, यानी कि द आर्कटिक होम इन दी वेदा, क्लियर। इस बुक में मेंशन है किसके बारे में, आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। इन्होंने आर्यों की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया था कि आर्यों का जो ओरिजिनल घर है वो कहाँ पर है बताइए, नॉर्थ पोल में, ओके। इसी प्रकार से जो हमारे दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने आर्यों के होम के बारे में यानी कि आर्यों की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया कि आर्यन जो थे ये हमारे देश में कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे, ओके। तो ऐसे बहुत सारे मत डिफरेंट जो हिस्टोरियंस थे या डिफरेंट जो ग्रेट ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने अपना अपना मत दिया था आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक और प्रोफेसर मैक्स मुलर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सतारा या सितार, ओके। सतारा या सितार का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा अमीर खुसरो, पैरट ऑफ हिंदुस्तान, या बोलते हैं हम लोग क्या, तोता ए हिंद, क्लियर, ओके। तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है कौन, अमीर खुसरो, ओके क्लियर। अब यहाँ से एक दो फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। एक तो इन्होंने सितार को या सतारा को सतारा बोला जाता है ना, सतारा या सितार, ओके, सतारा या सितार, ओके। इसको बनाने वाला और सबसे पहले तो क्या बोला मैंने, इन्वेंट किया था इन्होंने तबला का, ओके, तबला और सितार, ओके। ये इन्वेंट करने वाला हमारे देश का पहला आदमी कौन था बोलने से, अमीर खुसरो, क्लियर, ठीक है। तबला और सितार, क्लियर, अमीर खुसरो। और इनके गुरु का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया, ओके। ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमीर खुसरो म्यूजिशियन थे, स्कॉलर थे और साथ के साथ में पोएट भी थे, क्लियर, ओके। तोता ए हिंद के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज, यानी कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि उनके अपोजिशन में कोई नहीं था, तो उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी, ओके। नीलम संजीवा रेड्डी नाम याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। नीलम संजीवा रेड्डी, क्लियर। ये भारत के प्रेसिडेंट बने थे 1970 में और इनका ड्यूरेशन था 1977 से लेकर 1982 तक, ओके। और इनके विरोध में उठने वाला, इनके ऑपोजिशन में मतलब ये जब चुनाव के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़े थे तो उस समय इनके ऑपोजिशन में कोई भी नहीं था, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज, यानी कि जो निर्विरोध चुने गए थे, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है। तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में हम लोग को बेसिक चीज पता होना चाहिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद में बता देता हूँ। जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एप्पल, ठीक है ना। एप्पल फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, किसका, फॉल्स फ्रूट का। तो ट्रू फ्रूट हम लोग जनरली किसको बोलते हैं, बोलने से जनरली वो सारे फल जो जनरली जिसका विकास किससे होता है बोलने से हम लोग बोलेंगे अंडाशय से या बोलेंगे ओवरी से, ओके, ठीक है ना। यदि ओवरीज को छोड़कर या अंडाशय को छोड़कर यदि फ्लावर की और किसी डिफरेंट पार्ट से किसी भी फल का विकास होता है तो उसको हम लोग जनरली फॉल्स फ्रूट का नाम देते हैं, क्लियर। यहाँ पर आपको एक लाइन होल्ड करके पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को केवल और केवल यहाँ पर एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में केवल इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ओके, ट्रू और फॉल्स फ्रूट के। तो फॉल्स फ्रूट में आपको याद रखना है मेनली एप्पल, पाइन एप्पल, ओके, बनाना, ओके। और यहाँ पर ट्रू फ्रूट में आपको यह नाम याद रखना है क्या, एक तो आपका मैंगो, ओके, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है ये नाम, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक तो ग्रेप्स, क्लियर, यहाँ पर है मलबेरी, ओके। यहाँ पर देखिए एप्पल होता है फॉल्स फ्रूट, क्लियर, ये फॉल्स फ्रूट होता है, ये ट्रू फ्रूट होता है आपका। और ये कैश्यू यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं काजू बादाम, ये जनरली किसका एग्जाम्पल होता है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है, ओके। मैंने क्या बोला कि फॉल्स फ्रूट वो सारे फ्रूट्स को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं जिसका विकास जनरली किससे नहीं होता है, ओवरीज से नहीं होके बल्कि फ्लावर के किसी दूसरे भाग से, जैसे थैलामस जैसे पार्ट से होती है, तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो स्ट्रॉबेरी है, ओके, स्ट्रॉबेरी किस प्रकार के फ्रूट का सॉरी किस प्रकार के ट्रू या फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है, मुझको बताने की कोशिश करें आप लोग, ओके, क्लियर। ये होता है आपका ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल, ओके। स्ट्रॉबेरी ट्रू फ्रूट होते हैं, इसी प्रकार से जैक फ्रूट होता है हमारा क्या बोलने से, फॉल्स फ्रूट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैक फ्रूट, उसके बाद में एप्पल, उसके बाद में कैश्यू, ये वो जनरली फ्रूट से जो जनरली एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर
16 को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ग्लेशिएटेड रीजन्स आर एसोसिएटेड विद। तो हिमाच्छादित क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिमाच्छादित क्षेत्र यानी कि ग्लेशियर के पिघलने के कारण से जिस प्रकार की घाटी बनती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ग्लेशियर से पिघलने के बाद में, ग्लेशियर पिघलने के बाद में जिस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है, उस प्रकार की घाटी को हम लोग बोलते हैं यू शेप घाटी, या बोलेंगे यू आकार की घाटी। क्लियर? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, समझ में आया? तो आपको यू शेप वैली, वी शेप वैली पता होना चाहिए। तो ग्लेशियर के पिघलने से बना हुआ जो घाटी होता है ना, वो जनरली किस प्रकार की घाटी होती है बोलने से यू शेप वैली का फॉर्मेशन किया जाता होता है। ओके, और इसी प्रकार से, ठीक है ना, नदियां जब किसी देखिए नदियों द्वारा, ठीक है ना, जनरली यहाँ पर मैंने स्पष्ट तौर पर लिख दिया, वी आकार की घाटियां जनरली भूमि के माध्यम से अपना मार्ग बनाने वाली नदियों का परिणाम है। क्लियर? याद रखना है, ठीक है। भूमि के माध्यम से, क्लियर, भूमि के माध्यम से अपना मार्ग बनाने वाली नदियों का नदियां जनरली किस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है बोलने से बोलेंगे वी शेप, यानी कि ये इंग्लिश के वी आकार का बनाती है। ओके, और जो ग्लेशियर से पिघलने के कारण जिस प्रकार की घाटी का निर्माण होता है, उसको हम लोग जानते हैं इसके नाम से, यू शेप वैली के नाम से। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यही टर्म्स याद रखना है कि वी शेप वैली कैसे बनता है और यू शेप वैली का निर्माण कैसे होता है, यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट कंडक्टर सॉरी बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि ऊष्मा के सबसे अच्छे एंड सबसे खराब चालक क्रमशः कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखिए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर। ओके, और जो पुअरेस्ट होता है, देखिए अब ये लीड भी जो लेड दिख रहा है यहाँ पर पीबी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, और ये थोड़ा सा पुअर है इसके कंपैरिजन में, थोड़ा क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा पुअर है। ओके, कौन? लेड। ओके, यहाँ से मैंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स डाल दिए, या पूरा कंडक्टर्स आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो सिल्वर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है, उसके बाद में कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ब्रास, आयरन, लेड थोड़ा सा कम, देखिए सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर होता है क्या बोलने से हम लोग बोलेंगे लेड। अगर मैं यहाँ पर पुअर कंडक्टर या बोलूँ बैड कंडक्टर्स के बारे में, तो हमारे पास में वैक्यूम है, एयर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास में वाटर या बोलेंगे ग्लास, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वुड, ये सब बैड कंडक्टर होते हैं। तो गुड कंडक्टर में जनरली क्या आता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास। गुड कंडक्टर का मतलब वो होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली सप्लाई हो पाता है। ओके, तो उसे हम लोग गुड कंडक्टर का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि हम लोग से पूछा जा रहा है क्या बोलने से, पश्चिम में बहने वाली नदी का नाम। तो महानदी नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। कृष्णा नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना। नर्मदा, ये हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट कावेरी, कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, इसका मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदी हमारे पास में ऑप्शन में केवल एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश की वो कौन कौन सी नदियां जो जनरली अरब सागर में जाके मिलती है। तो इसमें नाम आता है सबसे पहले नर्मदा, फिर उसके बाद में ताप्ती, साबरमती, माही। आपको ये 4 नाम पता होना चाहिए, दे ऑल आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके, देखिए पश्चिम में बहने वाली नदी, और ये सबसे बड़ी नदी का नाम पूछा जाए तो पश्चिम में नर्मदा। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास में क्या आएगा बोलने से बोलेंगे भरतपुजा। ओके, पेरियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में लूनी, ये भी पश्चिम में बहती है, लेकिन याद रखना लूनी ड्रेन नहीं होती है कहाँ पर, अरब सागर में। क्लियर? लूनी देखिए निकलती कहाँ से बोलने से, राजस्थान से निकलती है। ओके, राजस्थान से निकलती है, और ड्रेन कहाँ पर होती है बोलने से, ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में। क्लियर है ना। ये भारत की एकमात्र नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही खत्म होती है। ओके, आपको याद रखना है लूनी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे, कुद्रेमुख माइंस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कुद्रेमुख के बारे में बोल रहा है कि कुद्रेमुख जो खदानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कर्नाटका। ओके, कहाँ पर है, कर्नाटका के चिकमागलूर डिस्ट्रिक्ट। ओके, में आपको दिखने को मिलता है जनरली का कुद्रेमुख मेनली जाना जाता है आयरन और के लिए, ठीक है ना। क्लियर? ओके, आयरन और के लिए जाना जाता है, लेकिन याद रखना हमारे देश में आयरन का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। क्लियर? ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट में आता है आपका कर्नाटका। ओके, तो कुद्रेमुख जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स फेस माउंटेन ट्रैक के लिए भी लोग यहाँ पर जाते हैं। याद रखना कुद्रेमुख जो मेनली जाना जाता है किसके लिए बोलने से, मेजर आयरन और के लिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन के प्रोडक्शन के मामले में। सबसे ज्यादा जो आयरन है लीडिंग प्रोड्यूसर हम लोग बोलेंगे कौन सा है, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पूछा क्या जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यूनियन पावर्स कमेटी के ठीक है चेयरमैन थे। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एक दो फैक्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए स्टेट पावर कमेटी का जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रोविंशियल कमेटी का आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्टीयरिंग कमेटी ये पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर, जो कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी थे। क्लियर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में संविधान बनाने का जो आइडिया था वो किसने दिया था, एम एन रॉय ने 1934 में। हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए बोल के। ओके, तो फर्स्ट आइडिया जिनके दिमाग में आया था उनका नाम था एम एन रॉय। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में, टू ब्लॉक अप आइस व्हेन प्रेस्ड टुगेदर टू ज्वाइन टू फॉर्म वन ब्लॉक्स बिकॉज। अब क्या बोल रहा है कि जब बर्फ के दो खंडों को एक साथ दबाया जाता है, यानी कि जब बर्फ के दो टुकड़ों को किस प्रकार से ठीक है ना एक साथ दबाया जाता है, तो जब प्रेस किया जाता है तो होता क्या है बोल के बोल रहा है, जाता है तो वो जुड़कर एक खंड बन जाते हैं। ठीक है ना, ये मतलब प्रेस करने पर एक बन जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, दबाव बढ़ाने के साथ क्या होता है, बर्फ के पिघलने की बिंदु कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज फंसता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, अब इस प्रोसेस को बोला जाता है रीगैलेशन। आपको पता होना चाहिए रीगैलेशन। ओके, रीगैलेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। ठीक, क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पर देखना है आपको, when two ice blocks are pressed together they join to form one block because the melting point of the ice decrease। तो जो गलनांक होता है आइस का वो डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो प्रेशर बढ़ने पर जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ओके, ये बात पता होना चाहिए। और इस प्रोसेस को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रीगैलेशन। क्या बोलते हैं, रीगैलेशन। ये प्रोसेस पूछा जाता है, ये टर्म्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज एज, यानी कि भारतीय कृषि की विशेषता हम लोग को विशिष्ट रूप से किस प्रकार की है ये बताना है। तो हमारे देश का जो ठीक है ना, हमारे देश के जो एग्रीकल्चर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो किस प्रकार का है, लैंड स्कार्स है और लेबर सरप्लस इकोनॉमी हमारे देश का। ओके, लैंड स्कार्स एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी। क्लियर, यानी कि भूमि की कमी है लेकिन लेबर की कमी नहीं है। ठीक है ना, लेबर एकदम प्रचुर मात्रा में मिल जाता है लेकिन भूमि की मात्रा क्या है, कम है। ओके, तो लैंड स्कार्स एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी है हमारे देश का। ओके, क्लियर, ये हमारे देश के एग्रीकल्चर का मतलब वो कैरेक्टर विशेषता है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। आप लोग यहाँ से वीडियो को होल्ड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एक फैक्ट्स को पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी, यानी कि ऊर्जा को मापने की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका जूल। क्या है, जूल। ओके, पता होना चाहिए जूल इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर, तो यहाँ से मैंने कुछ यूनिट जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर दिया और साथ में उनके यूनिट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। देखिए, वोल्टेज को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, वोल्ट में मापते हैं। ओके, रेसिस्टेंस को ओम में मापते, कैपेसिटेंस फैराड होता है, चार्ज का कोलम होता है। ओके, इसी प्रकार से इंडक्टेंस का होता है हेनरी। और ये सब पूछे जाएंगे एग्जाम में, एक तो कंफर्म पूछे जाएंगे यहाँ से, यदि आप कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की ये प्रिपरेशन ले रहे हैं तो। ठीक है ना, पावर का वॉट होता है, इंपीडेंस का होता है ओम, इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है एग्जाम में, हॉर्ट्ज होता है और कंडक्टेंस का होता है सीमेन पूछा जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट से। ओके, क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हु मेड दिस फेमस स्टेटमेंट। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में जन्म लेते ही क्या क्या हो जाता है, जकड़ जाता है। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है बोल के, या किसने दिया था बोल के क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा जीन जैक्स रूसो। ओके, जीन जैक रूसो। क्लियर, पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट किसने दिया था बोल के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, देखिए, आई एम द रिवोल्यूशंस, आई एम द वन हु एंडेड द रिवोल्यूशंस, यानी कि हुज स्टेटमेंट इज दिस। दोबारा से देखिए, मैं ही क्रांति हूँ, मैं ही जिसने क्रांति को खत्म किया, ये कथन किसका है। तो ये याद रखना है आपको, ये कथन है
नेपोलियन बोनापार्टे का। किसका? नेपोलियन बोनापार्टे का। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आप लोग को देखना है, यहाँ पर देखना है, वीडियो को एकदम होल्ड करना है, यहाँ से एक एक लाइन पढ़ना है और ये स्टेटमेंट जिसने दिया था उस आदमी का नाम एकदम उसके उनके बारे में यानी कि नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आपको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है नेपोलियन के बारे में, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इंडियन नेपोलियन का नाम, तो फिर आपको पता होगा समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ओके, तो यहीं तक रखते आज के सेशंस को और यहीं पर एंड करते, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके बाद में मैं बहुत सारे जीके के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ यूट्यूब पर। ओके, आप लोग को पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चंस लिए थे सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।